सुन या ना सुन, मैं तो तोहे न छोड़ूंगी ऐ सांवरे, मुझसे नैना मिलाएंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम हेले पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जहाँ हैं हमारे साथ साथ हैं। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं ज़ीशान नासिर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, शेखे, मरियज़ाद, कश्मीर, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को। और उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिटफाट, टिप टॉप, सेट, कूल, एक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़ीशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ होंगे और प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल को ट्यून इन किए हुए होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कोशिश, काविश, ख्वाहिश ये होती है कि हम किसी तरह जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी को अपने दिल का हाल बताएं, या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जहन में जो स्टक्ड हैं कहीं पर, उनका हल चाहते हैं हम चाहते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू हो, लेकिन नहीं जा पाते हैं किसी भी वजह से, पैसे ना होने की वजह से, इजाज़त ना होने की वजह से। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इवन मर्द हजरात भी नहीं जा पाता। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज का जो प्रोग्राम तरतीब दिया, बनाया, तकरीबन 4 से 5 साइकोलॉजिस्ट से बात करके, उनसे मिल के, अपना आइडिया उनके साथ शेयर करके, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि मैंने जब ये आइडिया उनके सामने पिच किया, रखा कि यार मैं रेडियो पे चाह रहा हूँ कि मैं ये प्रोग्राम इस तरह से करूँ तो क्या हमें फ़ायदा हो सकता। तो उन 4 में से जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सर वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हमें एक न्यू जो कह लें रोड मैप है वो ज़रूर मिला है क्लाइंट को देखने का। सो बल्कि एक आदमी ने तो कहा भी कि आपने क्या बाकायदा कहीं से पढ़ रखा है इसका? मैं कहा नहीं, मैंने पढ़ नहीं रखा, लेकिन चूँकि मुझे शौक़ बहुत है साइकोलॉजी पढ़ने का, उस हिसाब से। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप माशरे में देखते हैं ना, तो फिर आप अपने तौर पर उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। सच चूँकि मैं आप लोगों को 15 साल से जानता हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर 15 ईयर्स नाउ, सो मुझे ये अंदाज़ा है कि आप लोग किस तरह से गुफ्तगू कर पाएंगे और किस तरह से गुफ्तगू समझ आएंगे। चंद एक गुजारिशात है मेरी, और वो गुजारिशात मैं पहले आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम शुरू होते ही इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके हाथ में होगा। आप चाहें तो हम आज इस महफिल से कोई फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे अटैच हैं, अच्छा सबसे पहले तो जो आपने करना है वो ये करना है कि इंस्टा पे जाके मुझे अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी वजह है क्योंकि उसका एक लिंक है आज के प्रोग्राम के साथ। मेरा नाम ज़ीशान नासिर, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26, यहाँ पर आप जाएँ और यहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और फिर आप इंतज़ार कर सकते हो अगली बात जो मैंने आपसे करनी है। एक तो आईडी ढूंढ के रख लो। दूसरा ये है कि अगर आपने इंस्टा पे ऑलरेडी फॉलो कर रखा है तो मैंने आज एक स्टोरी अपडेट की थी कि आज का शो मैं नहीं करूँगा, शो आप करेंगे, और हौसले से आना, हौसला रखना। चंद गुजारिशात में प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपके सामने रख दूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आज प्रोग्राम 2 बजे से ऊपर नहीं जाएगा, एग्जैक्ट 1:59 के ऊपर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना शुरू करूँगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आप प्रोग्राम अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आप ताउन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम आधा पौना घंटा 1 घंटा इसी उसमें उलझने में और सुलझाने में चीज़ों को निकाल लें तो टाइम बार कैफ हमारे पास कम होगा। 13 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने सिर्फ अभी सलाम दुआई किया आप लोगों से। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है, आपके पास 2 मीडियम्स होंगे कि आप अपनी बात पहुंचा सकें। एक तो कॉल होगा, दूसरा जो है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। ये दोनों रखने की वजह क्या है? कमेंट्स हम वैसे पढ़ेंगे आपका जो फीडबैक होगा, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं या जो मुझे आपसे ख़ास मवाद चाहिए उसको मुझ तक पहुंचाने का मीडियम मैंने कमेंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे लोग
कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं अपने मामलात को, तो इसलिए आप कॉल करें, कॉल करके आप नाम ना बताना चाहें, आप बात कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा। इसी तरह इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा और आप बेफिक्र होकर ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपका मैसेज पिक करूँगा और नाम नहीं लूँगा, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अच्छा, अब करना क्या है, देखें, ये आज का प्रोग्राम बिल्कुल एक सब्जेक्टिव प्रोग्राम होगा। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो इससे जितना फ़ायदा उठाना चाहेगा वो उठा सकता है। ये एक यूं कह लीजिए कि एक ओपन दस्तरखान की तरह है, जिसको जितनी भूख है वो यहाँ से उठा ले। सो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो कम से कम अपने साथ सच रखते हुए करें। सबसे बड़ी सच्चाई आपने अपने साथ बोलनी होती है। सो पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका जवाब आपने मुझे देना है, आइदर कॉल के ऊपर दे सकते हो या आइदर मेरे इंस्टा पे मुझे इनबॉक्स करके दे सकते हो, जिसके लिए आपके पास टोटल टाइम होगा 5 मिनट का। 5 मिनट का आपके पास टाइम होगा। जैसे ही 3 जवाब मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि उस मौजू के ऊपर 3 मैसेज मेरे पास पहुंच जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दूंगा। सो अगर आप चाहें कि वो उन 3 में से एक मैसेज आपका हो या दूसरा आपका हो या तीसरा आपका हो, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी लिखिए। मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। लंबी तफसील लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रह के बात लिखिएगा तो मुझ तक पहुंच जाएगी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा वाकया जो आपसे रौनमा हुआ, जिस पे आपको शर्मिंदगी है, जिस पे आपको एम्बैरसमेंट है, जिस पे आपको दुख है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। आप समझ रहे हो, हम सबकी जिंदगी में होते हैं ना, मतलब बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं हमारी जिंदगियों में, हम कहते हैं यार बाकी ठीक है लेकिन यार ये मेरे से नहीं होना चाहिए था, जिसमें आपको एम्बैरसमेंट है। ठीक है, और मैं फिर यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल वो बात करनी है जो आज आप करना चाहते हैं। अब मेरे प्रोग्राम में पहले तो ये हमेशा से ये मश्क रही है कि बेरब्त होता है, लेकिन एंड पे जब हम डॉट को कनेक्ट करते हैं तो आपको सारी पिक्चर नजर आ जाती है। आज का प्रोग्राम और इसके बाद आने वाले कुछ प्रोग्राम्स, क्योंकि मैंने एक बात सोची बैठ के कि हम काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं एक ही तरह आता हूँ, शुरू में हम गपशप करते हैं, एंड पे मैं जिक्र करता हूँ, आप लोग खुश हो जाते हैं, जिक्र हो जाता है, आंखों का वजू हो जाता है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा है, वो भी अच्छा है, उस पर भी मेहनत है, लेकिन आई वॉन्ट कि अब हम कुछ और करें, कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि वो स्टाइल अब और भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। अच्छा है, चलें बाद में ही हुआ लेकिन हुआ तो सही, हो रहा है, अच्छा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको ज़रा चेंज करें। जब ये होना शुरू हो जाएगा तो मैं कुछ और नया ले आऊँगा, जब वो होना शुरू हो जाएगा तो मैं कुछ और नया ले आऊँगा। एंड डोंट वरी, जो जिक्र है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, तो फिर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में भी रहेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि इस प्रोग्राम को आपने बनाना है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर प्रोग्राम बिल्कुल भी ख़राब होगा तो आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। मैं ठीक 1:59 पे अल्लाह हाफिज़ कह दूंगा। प्रोग्राम अच्छा हो या बुरा हो, 1:59 में मैंने अल्लाह हाफिज़ कहना शुरू कर देना है, मैंने यहाँ पे लॉग बुक पे साइन करना है, महीने के एंड पे मुझे चेक मिल जाना है, बात खत्म। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि मैं तो मरहम रखना चाहता हूँ, क्या आप भी रेडी हैं या नहीं। दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल पॉइंट। 12:16 बल्कि 12:17 एग्जैक्ट हुए हैं, 12:22 तक का टाइम है आपके पास, 5 मिनट आपके शुरू हो चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज जो लास्ट आपसे हुई है या कभी भी, इसमें चले दोनों ऑप्शन ले लीजिए, या ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जिसमें आपको सबसे ज्यादा नदामत है, पछतावा है, एम्बैरसमेंट है, या कोई ऐसी चीज जो कि लेटेस्ट आपसे हुई है। ठीक है, या सबसे बड़ी चीज भी लाइफ की बता सकते हो, या वो भी बता सकते हो जो लास्ट हुई है, रिसेंट हुई है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम आपके पास है। 12:23 में मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूंगा। ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR 26, ज़ीशान नासिर 26। जस्ट गो अप देयर एंड ड्रॉप अ मैसेज। मैं वहां से मैसेजेस पढ़ना शुरू करूंगा। और अगर आप लोग चाहें और अगर आपको लगता है कि आप कॉल पे बेहतर इसको नरेट कर सकते हो तो प्लीज़ सिर्फ तब कॉल करना
हक मारना सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी के पैसे खा जाएं, किसी की रोटी खा जाएं, किसी का रिस्क खा जाएं। हक मारना ये भी होता है कि आप किसी के हिस्से का टाइम खा जाएं। तो जितने लोग भी कॉल करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पूरी बात नरेट कर दी है। अगर आपको लगे कि आप मौजू पे बात कर सकते हो तो ही कॉल करना, अदरवाइज उसको मौका देना जो कर सकता है। 05111000101 आप डायल कर सकते हैं नंबर, टेलीफोन लाइन्स आर ओपन। जो मैं हारी पी के शाख तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। शाख तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। शाख तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, मोरे नैना मिलाएंगे। मोरे नैना मिलाएंगे। मोह से बोलो ना बोल, मोह से बोलो ना बोल, मोह से बोलो ना, मोह से बोलो ना, मोह से बोलो ना बोल। मेरी सुन या ना सुन, मैं तो तोहे न छोड़ूंगी ऐ सांवरे। मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे। शाख तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। शाख तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। शाख तिलक कब छीन लिए मुझसे नैना मिलाएंगे। मतवारी कर दे मुझसे नैना मिलाएंगे। शाख तिलक सब 12:23 हो चुके, जिसका मतलब ये है कि आपके हिस्से के 5 मिनट मुकम्मल हो चुके। मैं जानता हूँ 5 मिनट टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टाइम है जिसमें आपने सोचना भी है, लिखना भी है, लेकिन चलें आज आपकी जहन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी टाइपिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 2, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट जब मैं बात कर रहा हूँ, अब आपने कुछ नहीं लिखना है, अब आप रिलैक्स होकर वापस आ जाएं, मुझे सुने। मैं इसलिए बीच में नहीं बोल रहा, जो टाइम मैं आपको दूंगा उसमें मैं गुफ्तगू इसलिए नहीं करूंगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना रहें, इसलिए मैं 5 मिनट बिल्कुल खामोश रहा। मुझ तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मैसेज जो कि मुझे बहुत टच किया, दैट इज के मेरे पापा हमेशा से गुस्से वाले रहे हैं, and I have made sure that I don't get angry on my kids. But last week I was upset about something in the office and घर आके मैंने बच्ची पे थोड़ा निकाल दिया.
एंड इट वाजंट मच, बट वो एक बचपन की चाह रह गई कि चाहे कुछ कर लो पर अपने पापा जैसे बिना बात गुस्सा नहीं करूंगा, पर कर दिया। रिग्रेट बहुत हुआ, बाद में बच्चों से बात भी करी, उन्हें सॉरी भी बोला, पर बहुत बुरा लगा और यही लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये कोई हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, आइडेंटिटी चूंकि हम रिवील नहीं करेंगे, ये एक ऐसा वाकया था जो इनको लगता है कि इनसे सरजद हुआ और उस पर इनको बहुत शर्मिंदगी है। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करें, इन्होंने कहा कि बचपन में मेरे बाबा बिला वजह गुस्सा हो जाया करते थे और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करूंगी या करूंगा। लेकिन जब मैं पिछले दिन ऑफिस से वापस आया या आई तो किसी बात पे अपसेट थी तो गुस्सा हो गया, जिसका रिग्रेट है, बच्चों से सॉरी भी कहा। यहां पर एक सीख है हमारे लिए, यहां पर हमारे लिए एक लर्निंग का एक दरवाजा, एक दरीचा खोलता है। वो ये है कि जैसे आपने अपने मैसेज की पहली लाइन में लिखा कि मेरे बाबा बिला वजह गुस्सा करते थे, शायद आज आप जब इस कंडीशन में हो तो आपको शायद ये महसूस हो कि वो उस वक्त जो आपको बिला वजह लग रहा था वो बिला वजह नहीं था। यानी कि आज जो आपने बिला वजह किया उसकी कोई ना कोई वजह आपको मिली ना, चाहे वो वजह आपके लिए माकूल है या नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आपको वो एक वजह समझ में तो आई ना कि एक बंदा अपसेट हो सकता है, वो ऑफिस की टेंशन में हो सकता है, उसको बाहर की कोई परेशानी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो अगर आके अपने बच्चों पे गुस्सा भी करता है तो बज़ाहिर बच्चे को अगर ये लगे भी कि बाबा या मामा फजूल में हम पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन देयर इज मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। अब जरा आप अपने बचपन के उन लम्हात में चले जाइए, और ये टू हुम इट कंसर्न वाला हिसाब है। जिन भाई साहब या बहन साहब साहिबा ने ये भेजा है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ उनसे ही मुखातिब हूं, वो तमाम तर लोग जिनके साथ कभी ये ऐसा हुआ है, और मुझे जो 3-4 मैसेज आने थे वो आ चुके हैं, सो इसलिए अब आप रिलैक्स होकर सुनिए, मैं उन पे बात करूंगा और फिर मैं असाइनमेंट को चेंज करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, सो अब आप जरा अपने बचपन में जाइए, जब आपको ये लग रहा था कि आपके वालिदैन आपके ऊपर बेजा सख्ती कर रहे हैं, या आपके बाबा या आपकी मामा आप पे बिला वजह गुस्सा कर रही हैं, और इस थॉट के साथ जो आपने बचपन गुजारा है, जो कभी आपको लगा होगा कि आपके बाबा प्यार नहीं करते, आपकी मामा प्यार नहीं करती हैं, आपका बचपन बहुत सख्त है, दूसरे बच्चों को प्यार ज्यादा मिल रहा है, आपके अंदर शायद कोई कमी है, या आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, वो जो एक बचपन में रही हुई स्पेस है आपके अंदर, जो कि अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दर हकीकत आपने जो अपने बच्चे से सॉरी बोला है वो आपने अपने बच्चे से नहीं बोला, वो आपने उस बच्चे से बोला है जो आपके बचपने में मौजूद एक छलावा, एक साया, एक फिगर, एक बच्चा जो आपके दिल के किसी कमरे में, किसी बंद कमरे में जिसको आपने ताला लगा के बंद कर रखा है, वो बच्चा उसमें कहीं कोने में कहीं मौजूद है। तो आपने वो घर आके वो रिएक्ट किया, उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को जैसे ही आपने देखा तो आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आया कि इस बच्चे को तो मैंने कहीं देखा है, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, तो वो उस बच्चे को जो कहीं देखा है वो बच्चा आपके दिल में है कहीं पे। तो वो बेसिकली आपने अपनी उस बच्ची को या बच्चे को कंसोल नहीं किया, आपने उस बच्चे को कंसोल किया है जो कि आपके अंदर मौजूद है, आपके दिल के अंदर मौजूद है, वो जो कि उस ट्रॉमा का शिकार हुआ, जो कि उस वैक्यूम में रहा, जो कि वैक्यूम अभी तक जिंदगियों में चल रहा है हमारे। ये प्रोग्राम करने का मकसद और ये टॉपिक, ये सवाल ऑन द गो पहली बॉल पे रखने का मकसद ही ये था कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में बहुत सारे वैक्यूम्स को कैरी करके चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा रिपीट ना करूं जुमले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलूं ताकि टाइम हम बचा सकें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा एक्टिव होकर आज प्रोग्राम सुनिए। बल्कि मुझसे गलती हो गई, मुझे चाहिए था कि मैं कह देता कोई कॉफ़ी शॉफ़ी आप लोग रख लें पास, ताकि जो है बिल्कुल एक्टिव होकर आप प्रोग्राम सुने। बहरहाल, हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में कुछ वैक्यूम्स हैं जिनको लेकर चल रहे हैं, और होता क्या है
कि बेसिकली हम अपनी रियल लाइफ में उन वैक्यूम्स को पूरा करने की, उस खला को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हो नहीं पा रहा होता और हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई खामी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि बचपन में गुर्बत बहुत ज्यादा है. ठीक है, बहुत ज्यादा गुर्बत किसी भी बच्चे ने देखी. फॉर एग्जाम्पल इतनी गुर्बत देखी कि सम टाइम खाने के भी पैसे ना हो, फाका कशी हो. अब वो बड़ा हो गया है, उसके पास थोड़ा पैसा आ गया है. अब वो अपने बच्चे को इसलिए भी ज्यादा खिला पिला रहा है, ज्यादा इसलिए भी उसको पैम्पर्ड कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो बच्चा मौजूद है जो कभी भूखा भी सोया होगा, जिसने कभी फाका भी काटा होगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम उस चक्कर में क्या करते हैं, हम बहुत सारे वैक्यूम्स, बहुत सारा पास्ट अपने साथ लेकर चलते हैं. जिस दिन हमें यह समझ में आ जाए कि यू हैव टू हील, और अगर आपने हील होना है तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है. कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बंदा आपको नहीं हील कर सकता, ना बता सकता. अगर आपने हील होना है तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन. हम अक्सर एक बात करते हैं ना कि सबर 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 करो जिंदगी में. सबर क्या है? कभी हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, इस जुमले को. सबर क्या है? सबर यह है कि अगर कोई फौत हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो उस पर आंसू ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है. मैं नहीं मानता. मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस कायनात के सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े मर्द, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनका बेटा इस दुनिया से रहलत फरमाई तो उनके आंसू निकल आए. अपनी वालदा माजिदा की कब्र से जब बहुत अरसे के बाद गुजरे तो वहां बैठ के रोने लग गए. सो दुख में आंसू ना निकले ये तो हो नहीं सकता. तो अगर दुख में आंसू निकलना साबिर ना होने की निशानी है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि सबसे बड़े साबिर तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो भी रोए. तो फिर सबर क्या है? ये बहुत बारीक पॉइंट है. और बाखुदा आज के प्रोग्राम की मैं कोई तैयारी करके नहीं आया. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पता था कि ये, क्योंकि देखें मुझे तो नहीं पता था कि क्या मैसेज आएगा, मुझे किस पे बात करनी है. तो अब जो भी बातें मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में कर रहा हूं, पहले होता था कि मैं कुछ रब्त बनाने के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ मामलात को जो है वो कनेक्ट करने के लिए, बहुत कनेक्ट करने के लिए चीज़ें कुछ पढ़ता था. लेकिन आज का प्रोग्राम मैंने इसलिए कहा था कि आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा. आप बात करेंगे, मैं उसको उसमें फिलर्स देने की कोशिश करूंगा. सो इसलिए खैर एनीवे, सबर को कभी ब्रेक डाउन किया हम लोगों ने. हम सब अपनी अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं सबर के ऊपर, लेकिन जो मुझे सबर की सबसे करीब तरीन डेफिनेशन लगती है वो ये है कि आप कंप्लेन ना करें. रोएं, गिरियावजारी करें, कंप्लेन ना करें. अब कंप्लेन क्या होती है? अगर आप जाए नमाज में बैठ के या अपने कमरे में साइड पर रो रहे हैं तो ये आप अल्लाह से अपना दुख शेयर कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे. कंप्लेन ये तब होगी जब आप हर बंदे के सामने बैठ के कहेंगे यार इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इंज नहीं होना चाहिए, दस इंज नहीं होना चाहिए, दस इंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपके साथ कुछ हुआ, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है ना, 15 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25 दिन, आप एक उस सिनेरियो से बाहर आए, उसके बाद आपने सबर किया उस पर. लेकिन अगर आपकी जिंदगियों की जिंदगियां गुजर गई, आप आस पास देखें, आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, बूढ़े होने को आए हैं लेकिन एक ही बात के ऊपर बार बार रन, बार बार उसको दोहराना, ये सबर नहीं है. सबर की सबसे करीब तरीन डेफिनेशन है कि आप कोई कंप्लेन ना करें. और जो वैक्यूम हम कैरी कर रहे हैं, कभी अगर हम ये सोचें, कभी अगर हम जिंदगी में किसी मरहले पर यह सोचें कि वो वैक्यूम अगर जिंदगी में ना आता तो शायद बहुत सारी बुराइयां होती लाइफ में. मैं एक मिसाल देता हूं. अब हम अगले मैसेज की जानिब जाते हैं. एक और मैसेज आया है और हमारी एक बहन है, उन्होंने मैसेज किया है कि मेरा एक रिग्रेट है लाइफ में, वो ये है कि मुझे डाइवोर्स ना होती. ऑल्दो कि मेरी दूसरी शादी हो गई है, ठीक चल रही है, लेकिन मेरा एक रिग्रेट है
कि मुझे डाइवोर्स ना होती, चाहे गलती मेरी थी नहीं थी, उनकी थी नहीं थी, जो भी था, मुझे डाइवोर्स ना होती, एक डाइवोर्सिटी का टैग ना लगता मेरे साथ। अभी एक वैक्यूम है ना जो वो कैरी कर रही हैं अपने साथ। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, इंसानों का प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं। मैं कभी भी उसको हमदर्द नहीं मानता। जब आप दुखी हो तो आपको कहे नहीं रोना यार रोना, मैं कभी उसको हमदर्द नहीं मानता। बल्कि हमदर्द क्या, मैं तो उसको दोस्त भी नहीं मानता। दोस्त क्या, मैं तो शायद 4 कदम आगे जाऊंगा, मैं तो उसको इंसान भी नहीं मानूंगा। अगर मेरा दोस्त मुसीबत में है, दुख में है, उसकी वालदा फौत हो गई है, भाई फौत हो गया है, बेटा फौत हो गया है, कोई माली नुकसान हो गया है, वो रो रहा है, मैं हमदर्द उसको मानूंगा जो सीने से लगा के उसके आंसू ना सिर्फ साफ करे बल्कि उसके साथ रोए भी। हमदर्द वो नहीं होता जो आके आपको कहे चल यार रोते नहीं है। हमदर्द वो होता है जो आपको गले से लगाए और आपके साथ मिलकर रोए। अब ये वैक्यूम उनकी लाइफ में कि मैं डाइवोर्सी नहीं होना चाहती थी, मैं ये टैग नहीं चाहती थी। लेकिन अब एक लम्हे के लिए अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, हम वापस टाइम मशीन में बैठ के वापस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइवोर्स्ड वो बंदा आपको नहीं दे रहा है या आप नहीं ले रहे हो, लेकिन जिस जिंदगी में आप थे, क्या वो जिंदगी आप जीना चाहोगे? और एक चीज याद रखिएगा, जब इंसान हद से ज्यादा दुखों में तकलीफों में रहता है तो वो खुदा से भी दूर होता है। बहुत आसान है ये कहना कि जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी मसले हो, अल्लाह के साथ जुड़े रहो। यकीनन हम जुड़े रहें और जुड़े रहना चाहिए, लेकिन इंसान कमजोर है। शैतान वार ही तब करता है जब इंसान कमजोर होता है। इंसान कमजोर है, और जब आप कमजोर होने के एक सर्टेन लेवल पे होगे, शैतान आप पे तभी वार करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको डिवोर्स ना भी देता, आपके डोमेस्टिक इश्यूज चलते रहते हैं, जो सुकून अभी आपकी जिंदगी में है आज, फॉर एग्जाम्पल चले मैं आपको एक ट्रेड देता हूं, जिस बहन ने ये मैसेज किया है और जितनी सुन रही हैं जो इस सूरत हाल से गुजर रही हैं, मैं आज आपको एक ट्रेड देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो ट्रेड ये है कि आपसे डाइवोर्सी का टैग ले लिया जाए और आपको वापस उस जिंदगी में भेजा जाए। इस जिंदगी में जो भी आपको सुकून है, जाहिर है जब आप उस जिंदगी में जाओगे तो इस जिंदगी का सुकून भी आपसे वापस लिया जाएगा। तो क्या आज आप वो ट्रेड करने के लिए तैयार हो? क्या सिर्फ वो टैग सिर्फ वापस हो जाए? क्या आप डाइवोर्सी नहीं हो? नहीं हो ना? आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह नजर आ रहा है कि जो नुकसान मुझे हुआ है वो थोड़ा है, उसके बदले जो मुझे मिला है वो ज्यादा है। अल्लाह यही तो कह रहे हैं, रिपीटेडली अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि जब मैं तुमसे कुछ लेता हूं तो उससे बेहतर अता करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें चूंकि नजर नहीं आ रहा। मैं आपको इसके ऊपर एक थ्योरी देता हूं, अब आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, ठीक है, और 2 पटरियां हैं आगे, ठीक है। अब आपने ट्रेन को किसी एक पटरी पे लेके जाना है और आपको बताया जाता है कि भाई दोनों में बंदे मौजूद हैं, पटरी पे बंदे लेटे हुए हैं, वो उठ नहीं सकते। 4 बंदे एक पटरी में और दूसरी पटरी में 50 बंदे हैं। अब आपने दोनों में से किसी एक पटरी से ट्रेन गुजारनी, या उन 50 बंदों को मारना पड़ेगा या इन 4 बंदों को मारना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है। आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, 2 पटरियां हैं, दोनों में से किसी एक पटरी से ट्रेन गुजारनी है, एक पे 50 बंदे खड़े हैं, एक पे 4 खड़े हैं और वो नहीं हट सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीजन, तो आपको कौन सी पटरी चूज करनी में आसानी होगी जिससे आप ट्रेन गुजारोगे? फॉर एनी डे, फॉर एनी पॉइंट 99.9% लोगों का आंसर होगा कि यार वो जो 4 बंदों वाली है उससे गुजार लेंगे। पर जाहिर है 50 बंदे मारने से तो बेहतर है कि 4 मार दें। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अब यहां पे सिचुएशन चेंज होती है।
उस पटरी की तरफ मुड़ने से कोई 5 मिनट पहले आपके कान में कह दे कि उन 4 बंदों में से एक आपका बेटा भी है, या आपका एक भाई है, या एक बाप है, या एक शौहर है, या आपके एक रिलेटिव है कोई, अब आप मुझे बताएं, अब आपको वो 50 बंदे मारना बेहतर लग रहा है या वो 4 बंदे मारना बेहतर लग रहा है, जिसमें से एक आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका शौहर हो सकता है, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है। अब यकीनी तौर पर आप कहोगे यार उस 50 की तरफ मोड़ दूं, क्यों? क्योंकि अब आपको अपने फैसले की वैल्यू समझ में आ गई है। अब आपको यह पता चल गया है कि मेरे इस फैसले से नुकसान कितना है और फायदा कितना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का एनालिसिस करते हैं एक लम्हे में। कभी भी जिंदगी में ये ना सोचना कि मैंने पूरी जिंदगी का हासिल मुझे क्या है। ये मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। हम में से बहुत सारे लोग परेशान पता क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी का एनालिसिस करते हैं एक लम्हे में कि हमने क्या खोया क्या पाया। और याद रखना, जो नेगेटिविटी है ये बाय बर्थ हमारे अंदर बिल्ट इन एक सिस्टम है कि नेगेटिविटी हमें याद भी ज्यादा रहती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप 10 दफा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करने का कहे, मैं आपसे कहूंगा यार पानी पिला दें, पानी पिला दें, आप मुझे 9 दफा पानी पिला दें और 10वीं दफा मैं आपको कहूं पानी पिला दें, तो आप कहें यार आप खुद पी लें, तो मुझे वो 9 दफा भूल जाएगा, वो 10वीं दफा याद रहेगा जो आपने नहीं पिलाया। इसी तरह हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जो इमोशंस समहाउ नेगेटिव होते हैं ना, देखें गुस्सा आपको 24 घंटे तो नहीं आता, बदतमीजी कोई आपसे 24 घंटे तो नहीं करता, लेकिन होता क्या है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं 2-4 मिनट किसी के साथ बदतमीजी और एकदम आप गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को आपने सिग्नल दिया कि यार जिंदगी तो है ही ऐसी। जिस दिन आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना आ गया, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान पेश कर रहा हूं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे ताकतवर आदमी वो है जो अपने दिमाग को काबू कर सकता है। उसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कहने का मकसद अब यहां पे कमिंग बैक टू द पॉइंट वो ये है कि हम बहुत सारे वैक्यूम्स को लेके ट्रैवल कर रहे हैं जो कि गुजर चुके हैं। अब वो जो पहले मैसेज वाले भाई साहब या बहन साहब थे, देखिए आपका बचपन गुजर चुका। हो सकता है बहुत दफा आपको लगा हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बेवजह डांटा, लेकिन वो वजह हो बहुत माकूल वजह हो। जैसे आज आपके पास माकूल वजह है कि आप परेशान थे, और आज की परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है। उस दौर में आज तो आपके पास अपना कैथारसिस करने के लिए बहुत कुछ है ना, मतलब आप रेडियो पे मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, टिकटॉक देख सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं। उस दौर में तो जब आपके वालिद साहब ये कर रहे थे, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो इसलिए मुझे एक साहब मिले, उसने कहा कि यार, मैं शायद ये बात पहले भी कह चुका हूं कि ड्यूरिंग द सेशन उसने मुझे 10 दफा कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बीवी ऐसे कैसे कर सकती है। तो मैंने सेशन के एंड पे उनको कहा कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि बीवी कैसे कर सकती है, तो फिर तो आप जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकोगे उसको। ये सोचो कि गलती एक इंसान से हुई है। वो इंसान आपकी बीवी हो सकती है, आपका शौहर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है यार। सो नेवर इन योर लाइफ कैरी द अननेसेसरीली वैक्यूम्स विद यू। वो खला मत लेकर चलो साथ। और ऑब्वियसली ये मेरे एक दफा कहने से तो खत्म नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, अब एक नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसके लिए फिर मैं आपको 5-6 मिनट दूंगा, उसके ऊपर फिर बात करेंगे, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं 3-4 मिनट कॉलर्स को देना चाहूंगा। अगर कोई कॉल करना चाहता है, अब आप समझ चुके होंगे हम किस रम्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं 3 से 4 मिनट खामोश रहूंगा, इंतजार करूंगा। अगर कोई कॉल यहाँ पे ब्लिंक हुई तो मैं कॉल लूंगा और फिर हम उनसे इस मौजू पे बात करेंगे। हो सकता है वो इंस्टा तक उनकी रसाई ना हो सकता है वो मैसेज ना लिख पा रहे हो या लिख पा रही हूँ। नाम बेशक ना बताइएगा, आप बात कीजिएगा। मेरे लिए कॉल पे मैं चाह खुद भी रहा हूँ कि कोई कॉल पे इस तरह की कन्वर्सेशन हो, ताकि मैं उनके साथ एक मुकालमा कर सकूं। क्योंकि इंस्टा पे आप मैसेज करते हैं, मैं उस पर एक बात कर देता हूँ, उसमें मुकालमा नहीं हो पा रहा। लेकिन वो जब मुकालमा होता है तो फिर गुफ्तगू की डायमेंशंस खुलती हैं। खैर 3 मिनट यहाँ पे टाइम है, मैं इंतजार करूंगा, कॉल आई तो हम पिक करेंगे, नहीं तो फिर असाइनमेंट को हम चेंज करेंगे। आप मेरे साथ हैं अभी तक और आप महसूस कर पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं?
जब जानिए जब रहे गुरु के संग मौला ओ जी मौला आज मैंने थोड़ी सी अकलमंदी ये कर ली कि मैंने ऑफ द ईयर 4-5 कॉल्स लगातार लेकर देख ली कि किसकी आवाज़ क्लियर है और कोई वाकई ही कोई ऑथेंटिक गुफ्तगू करना चाहता है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो कॉल अभी मेरे साथ है उस कॉल से कोई 3-4 कॉल्स पहले वही आवाज़ अच्छी प्रोग्राम अच्छा वाले कॉलर थे। वो ऑन एयर होता तो शायद मैं थोड़ा सा मेरा मूड चेंज होता, लेकिन वो ऑफ एयर था। तो ये वैसे एक अकलमंदी आज मैंने किया कि मैंने फटाफट वो जैसे उन्होंने आवाज़ अच्छी प्रोग्राम अच्छा कहा तो मैंने कॉल कट करके आगे चला गया हूँ। खैर एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो कोई बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम आप नहीं बताएंगी, अब आप गुफ्तगू क्या करना चाहती हैं आप प्लीज वो बात कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। सर मैं सेम टॉपिक पे बात करूंगी। मेरा 6 months का बेबी है, ठीक है। आई एम मैरिड एंड आई रिग्रेट अबाउट मैंने अपने बेबी पर जब ये 3 months का था मैंने अपने हस्बैंड का गुस्सा निकाला था। आई स्लैप्ड हिम एंड उसके बाद आई फील वेरी लाइक आई कैन एक्सप्लेन। मतलब मैं बहुत सारा दिन में बहुत रोई। व्हाई आई स्लैप्ड हिम, व्हाई आई लाइक आई मीन मैंने अपने हस्बैंड का गुस्सा अपने बेबी पे क्यों उतारा, व्हाई। अच्छा, तो मुझे आज तक इस बात का रिग्रेट है कि मैंने इसमें क्यों किया था। अच्छा, आपके हस्बैंड को पता है इस बात का? या उनके सामने ही किया था। तो उनका क्या रिएक्शन था? He shout on me. अच्छा, तो ये ऐसा था कि कोई भी चीज आपके करीब होती आप अपना गुस्सा निकालना चाह रही थी, या बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि जाहिर है उनका ताल्लुक जो है वो उस बच्चे उस बंदे के साथ है? तो मुझे उन पर गुस्सा था एंड he was crying, my baby, he was crying, so I slapped him. Why are you crying? नहीं, अभी आपने कहा ना कि आपको हस्बैंड का गुस्सा था। हस्बैंड का गुस्सा था, हस्बैंड पे गुस्सा था और मेरा बेबी उसी टाइम पर रो रहा था। अच्छा, तो उसको मैंने थप्पड़ मारा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। अच्छा, यानी कि बेसिकली आपने अपने शौहर का गुस्सा उतारा क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा तो उसके आगे पीछे भी रोता ही होगा ना। अब हर दफा रोने पे तो आप नहीं मारती होंगी। नहीं, वैसे तो हाँ, obviously मेरा फर्स्ट बेबी है यार। अच्छा देखें, यहाँ पर जो एक कहना जो चाहिए ना वो तो यही चाहिए कि आपको नहीं मारना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक आइडियल जो एक गुफ्तगू है वो तो यही हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपने जिस प्रेशर में या जिस सूरत हाल में ये कदम उठाया, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा हुआ बाद में कि यार अगर कुछ ज्यादा लग जाता, कुछ बच्चे का नुकसान हो जाता? 6 माह का बच्चा इज नथिंग ना, मतलब उसके कोई इशू 6 माह का नहीं, वो उस वक्त 3 months का था। 3 months का मतलब 3 माह के बच्चे को आप मारे तो कुछ माजूरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कब आपको ख्याल हुआ कभी? मैं बाद में काफी रोई थी कि मैंने क्यों मारा। वो एक नन्ही सी जान है, वो एक सोने के लिए रो रहा है या उसको फीड चाहिए या उसको कुछ और चाहिए, वो बोल नहीं सकता, ऑब्वियसली वो रोएगा। अब उसकी उम्र क्या है? रिग्रेट कि मैंने अपने हस्बैंड का गुस्सा उस पर क्यों उतारा था। अच्छा, अभी क्या एज है उनकी? अब वो 6 months का है। 6 months का है। तो उस 3 महीने से ये 6 महीने, लाइक 3 महीने का जो सफर था, दोबारा कभी कुछ ऐसा हुआ उसमें? नहीं, दोबारा ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत तकलीफ में हैं, आप बहुत दर्द में हैं, लेकिन आपने फिर भी अपने बच्चे को कंफर्ट किया? या जब मेरी डिलीवरी हुई थी, वो स्टार्टिंग डेज। अच्छा, जाहिर है एक इंसान को आप इस दुनिया में लेकर आई हैं तो वो बड़े दर्द के लम्हात है ना। आप मतलब खा नहीं सकते हो प्रॉपर, बैठ नहीं सकते हो प्रॉपर, लेकिन आप उस बच्चे का ख्याल रख रहे हो। सो आपके दिमाग ने कभी ये चीज आपके जहन में रिवाइंड करने की कोशिश की कि यार मैंने इस बच्चे का ख्याल भी रखा है?
हालांकि वो ज्यादा रखा होगा ना, मारा तो शायद आपने चले एक आध बार था, ऑल तो सही है गलत एक्ट है उस बात की बात करेंगे, लेकिन ख्याल तो आपने रोज रखा होगा ना, मारा तो एक दिन होगा। हाँ, ख्याल तो ऑब्वियसली 24/7 24/7 रखा है। माँ का फर्ज है एग्जैक्टली अपने बच्चे का ख्याल रखना। एग्जैक्टली। सो हमारा देखिए प्रॉब्लम पता क्या है कि हमें हमेशा से वो चीज याद रहती है जो कि हमें लगता है कि हमसे नहीं होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? परफेक्ट हमें से कोई भी नहीं है। मतलब अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। इसी तरह तो बहुत सारी चीजें, लोग घरों से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, मैं चले वो भी किस्सा आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। सो खैर, आप मतलब नहीं होना चाहिए था लेकिन एक चीज हुई। लेकिन वो जो पॉजिटिव हो रहा है हम उसको याद नहीं करते हैं। हमें अपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे करना है, अपने माइंड को हमें ट्रेन ही ऐसे करना है कि हमें वो चीज याद रहे जो बेटर है। और एक चीज और जिंदगी में याद रखिएगा, आज एक ट्रिक देता हूं मैं आपको। आपने अपनी जिंदगी में, अभी तो खैर बच्चा 6 माह का है, बड़ा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे। आपने क्या करना है, आने वाली औलाद के बारे में भी सोच लें। आपने सेम बात पे कभी दोबारा ट्रिगर नहीं होना। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बंदे की एक बार ट्रिगर कर रही है और आप एक दफा उस पर ट्रिगर हो गए हो, ट्रिगर होने से जाहिर है आपने बच्चे को मार दिया, अपने आप को मार दिया, या कोई चीज फेंक दी, या कुछ भी कर लिया, आपने अपने आप के साथ ये प्रैक्टिस करने की, यार ये बंदा अगर दोबारा ये हरकत करेगा तो इस चीज के ऊपर मैं ट्रिगर नहीं होंगी। आपको पता है, इंसान जो दूसरा इंसान होता है, आप उसकी सारी पावर्स ले सकते हो सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका ये होता है रिएक्शन ना देके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप रिएक्शन ना दो तो वो बंदा जितना भी पावरफुल हो, वो उसकी पावर खत्म हो जाती है, वहीं पे नलिफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके अल्फाज के ऊपर अपने आप पर जब्त नहीं रख रहे हो, रिएक्शन पे रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्शन पे रिएक्शन दे रहे हो, तो अब आपने अपना कंट्रोल दे दिया है उस बंदे को, वो अब आपको जहां चाहे लेके घूमे। लेकिन अगर आप रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो तो उसके पास कुछ भी मौजूद हो, वो आपको किसी तरह भी फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी जो आपने किया उसका एहसास आपको खुद ही है, और जाहिर है हम में से सबसे ज्यादा अगर उसकी तकलीफ किसी को हो सकती है तो वो आप खुद हैं। मैं अब यहाँ पे रेडियो पे बैठ के कहूँ ओ हो कितना बुरी बात है, तो वो आपको ज्यादा मुझसे उसका एहसास भी है। और चूंकि वी आर ह्यूमंस, वी डू दी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, वी डू दी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। सो कोई मसला नहीं है, जिंदगी में हो जाता है, आपसे हुआ, आपको रिग्रेट है। कोशिश ये करो कि वो दिन ज्यादा याद रखो, वो टाइम ज्यादा याद रखो कि जब आपने उस बच्चे की परवरिश में ना आप दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना उठना देखा, ना बैठना देखा। ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। सुख का सांस आया थोड़ा? थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, योर शो इज फैंटास्टिक एंड यू आर माय फेवरेट आरजे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खातून जब आई थी, आपने उनके लहजे में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी आवाज में एक तनाव देखा था, एक प्रेशर देखा था। और जब वो जा रही थी तो उनके लहजे में, उनकी आवाज में आपने एक खुशी का एलिमेंट देखा था, जैसे कोई रिहा हो जाता है, कोई कैदी रिहाई से, जेल से बाहर आए। आप महसूस कर सकते हैं, हम इंसानों को एक दूसरे की कैद छुड़वाने के लिए बनाया गया है। हम बार बार पकड़ के इंसान को उसकी बनाई हुई जो कैद है, जो सो कॉल्ड कैद है, उसके गुनाहों के हम बार बार उसके अंदर धकेलते हैं उसको। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हो रहा है प्रोग्राम में जो मैंने सोचा था। जब रहे गुरु के संग मौला, ओ जी मौला।
ये जो बीच के कुछ लम्हात हैं जब मैं आपको असाइनमेंट ना दूं तो तब आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी कैफियत है, ताकि जो प्रोग्राम का एक फीडबैक है वो भी हम साथ साथ लेकर आगे चलते रहें। और मुझे एहसास ये हो रहा है कि ये टाइम तो बहुत कम है इसके लिए तो कमोबेश मुझे 10 बजे प्रोग्राम शुरू करना पड़े और मैं 3 बजे तक वो जो 5 घंटे वाला प्रोग्राम हम कभी करते हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए, तो वो वाला स्लॉट बेहतर होता है। बिकॉज एक बज चुका है, अभी दूसरी असाइनमेंट क्या, मुझे तो लग रहा है मैं तीसरी चौथी असाइनमेंट नहीं करवा पाऊंगा। और मैं प्रॉपर प्लान करके आया था। ये वजह है कि जब मैंने अपने वो जो 4-5 साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं उनके साथ रखा तो दे वर एक्चुअली वेरी दे आर वेरी शॉक्ड अबाउट इट कि आपने मतलब कहाँ से ये प्रैक्टिस जो है वो किया। सो खैर एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड हम आगे चलते हैं और दूसरी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले 2 से 3 मिनट आपकी जो भी कैफियत है आप कमेंट्स में, अब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आप सिर्फ अपनी कैफियत लिख रहे हैं। तो आप लिखिए, मैं जल्दी से उसको प्रोग्राम में शामिल करता हूँ ताकि आपको आपके होने का भी एहसास हो। ठीक 1 बजे हम दूसरी असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। दुनिया में हमें कोई कांधा मुयस्सर नहीं आया, दुनिया में हमें कोई कांधा मुयस्सर नहीं आया, बस हम रोजे कयामत खुदा से लिपट के रोएंगे। मेरी सुन या ना सुन, मैं तो तोहे न जानूंगी ऐ सांवरे, उसे नैना मिलाएंगे।
बाखुदा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माशरे में ये चीज़ इस हद तक सराहियत कर चुकी है। मैं ऑन एयर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कोई सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या मैं बाकायदा जो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं एक इंसान जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है कि लोगों को उनके लेवल पे जाके उनसे सिर्फ बात की जा सके। अभी चूंकि इरादा तो यही था कि मैं आप लोगों का फीडबैक साथ साथ शामिल करूं, लेकिन जैसे ही मैंने सॉन्ग प्ले करके लाइक कॉल ब्लिंक हो रही थी तो मैंने एक कॉल उठाई, एंड वन और दी अदर तकरीबन मैंने बैक टू बैक 10, 12, 15 कॉल्स उठाई, और द पीपल वर लाइक वी वांट टू टॉक, यहाँ नहीं तो आप हमें कहीं और टाइम दे दें। ऐसे शायद उनको लग रहा है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ या कोई ऐसा है। हाँ, 1-on-1 सेशंस सिर्फ सुनने की हद तक। मैं फिर यही रिपीटेडली बात करूँ, साइकोलॉजिस्ट तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता है ज़िंदगी में, लेकिन मैं तो सिर्फ सुनता हूँ लोगों को। सो खैर, अब मुझे समझ में आ रही है कि ये सोच क्यों मेरे जहन तक या मेरे दिल तक उतारी गई कि अब अगली असाइनमेंट जो है वो ये है। खैर, प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ जाते हैं। अब हम मैं क्विकली आप लोगों का ज़रा फीडबैक शामिल कर लूँ ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। फिर मैं आपको दूसरी असाइनमेंट की तरफ हम जाएंगे। और कमेंट्स की जानिब अगर हम बढ़ें तो मासूमा अकबर हमारा साथ दे रही हैं। हिजाब ज़ैनब कह रही हैं ऐसी बातें सुन के बहुत मसले ख़त्म हो जाते हैं। आयशा अब्बासी कह रही हैं भाई मेरा मैसेज देख लें इंस्टा पे। नोमी अवान हमारे साथ हैं। माहीन अरशद हमारे साथ हैं। ज़ुहैब हमीद कह रहे हैं योर शो इज़ अ थेरेपी, थैंक यू जी। अरशद महमूद हमारे साथ हैं। राबिया खान हमारे साथ हैं। खुशबख्त इजाज़ अहमद खान साहिबा हमारे साथ हैं। माहीन अरशद हमारे साथ हैं। अल्लाह नूर अवान हमारे साथ हैं। जीनिया गुल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हम अगली असाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली असाइनमेंट ये है कि अब आपने मुझे वो बात बतानी है जिसपे आपको लगता है कि यार ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ है जो आपने किया हो जिंदगी में, या आप करते हैं, या आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसमें आप कहो कि यार ये मेरी जिंदगी का एक फ्लेक्स है। फ्लेक्स से मुराद ये होती है कि आप जिसके ऊपर कह सको यार, फखर से कह सको यार ये मैंने किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपने कोई अचीवमेंट की है, कोई इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो, डाइट अच्छी लेते हो, कपड़े अच्छे पहने, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको आप फखर से ओन कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये करता हूँ। आपके पास अगले 5 मिनट हैं। 5 मिनट में आपने इंस्टा पे मुझे वो लिख के भेजना है, फटाफट लिख के भेजना है जैसे पहले वाला भेजा। ज़िशान नासिर 26, ZEESHANNASIR 26, ज़िशान नासिर 26।
वालदा मोहतरमा भी प्रोग्राम सुन रही हैं और आप सभी लोगों को सलाम कह रही हैं जी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी सारों की जानिब से, और अस्सलाम वालेकुम अम्मी की तरफ से आप सब लोगों को। अभी मैंने व्हाट्सएप देखा है तो शी इज सेइंग कि शी इज लिसनिंग। वकास भी हमें सुन रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकास सुनने के लिए, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत बहुत सलामत रखे आपको। जब सावन में बादल छाए जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप ना आता हो, जब सूरज धूप ना। अच्छा, हम फ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो जब तक आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो मैं इसलिए इस पे फ्लेक्स करती हूँ। हस्बैंड अच्छे हैं तो ये तो उनकी क्वालिटी है ना, आपकी अपनी क्या क्वालिटी है ये आपने बताना है। मैं आपको चले मिसाल दे देता हूँ, शायद आसान हो जाए, फिर कुछ कॉल्स की तरफ चले जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ्लेक्स ये है जिसपे मैं मतलब बहुत फ़ख्र से ये बात करता हूँ, बहुत खुश होकर ये बात करता हूँ और अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के बात करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल दानिस्ता तौर पर नहीं किया अपने काम करवाने के लिए। दानिस्ता तौर पे क्यों कह रहा हूँ, वहाँ पर मजबूरन ज़रूर किया जहाँ पर मुझे लगा कि अब सिवाय रिश्वत देने के कोई दूसरा चारा नहीं है, या फिर दूसरा चारा ये है कि मैं अपनी जो पोजीशन है या जो मेरे ताल्लुकात हैं उनकी मदद लेते हुए अपना रेफरेंस या अपनी पीआर इस्तेमाल करते हुए काम करवा लूँ। उसके अलावा यकीन करें ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे मैंने मेरी वालदा अक्सर ये बात कहती हैं, वो अभी सुन भी रही होंगी, अक्सर ऐसा होता है कि लाइन लगी होती है, मैं लाइन पे खड़ा हो जाता हूँ, या कोई भी ऐसे मामला जहाँ पर बहुत आसानी से अगर मैं चाहूँ तो जो भी मेरी जो है कह लें कि थोड़ी बहुत पहुंच है या पोस्ट है या कुछ भी है, और जाहिर है पोस्ट होना या पहुंच होना कतन इस बात का जो है वो जमानत नहीं होती है या इस बात की इजाज़त नहीं होती है आपको कि आप चीज़ों को ब्रीच करें, लेकिन जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक प्रैक्टिकल अगर बात करें तो बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन मैंने यकीन जाने ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करूं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ टेस्ट करवानी है, कोई मामला करना है, कोई भी काम करना है, तो मैं वही प्रोसेस फॉलो करूं जो कि प्रोसेस है, ना कि ये कि मैं कोई शॉर्टकट लेके या हाँ कोई ऐसी जगह आ जाए जहां पे मेरा काम जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, और अब मुझे समझ में आ गया कि या तो अगला बंदा कह रहा है पैसे दो तो काम करूंगा, तो मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी, कभी पैसे नहीं दिए। उस जगह पे मैंने फिर जाहिर है अपनी पीआर या अपना रेफरेंस इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो कम से कम मैं उस चीज़ से बच के फिर मजबूरन रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मुझे एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना था और वो डॉक्यूमेंट सिर्फ वो अटेस्ट कर सकता है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो और डॉक्टर भी हो। मतलब ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू था, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था अपना, तो वो उसके लिए ज़रूरी ये था कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हों और डॉक्टर भी हों, किसी हॉस्पिटल में तैनात हों। तो मैं एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेता, मैं उसमें चला गया अभी। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हैं अंदर। मैं चले औहदा भी नहीं उनका उस तरह से बताता, असिस्टेंट डायरेक्टर भी तो खैर बहुत होते हैं ना। सो खैर मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़े तो मैंने उनसे कहा कि वो हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी हैं, वो जो बाहर पीएन खड़े होते हैं उनके, उन्होंने कहा जी हाँ जी हैं। तो मैं जाने लगा तो कहते नहीं रुक जाएं आप। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं वो साहब ज़रा बिजी हैं अभी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वो बाहर ही ना वो बेंच सा एक हॉस्पिटल्स में जैसे वो होते हैं मरीजों वाले बेंच होते हैं, मैं उधर ही बैठ गया। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो मुझे लगा कि यार कोई मीटिंग हो रही होगी। तो मैंने उस पीएन से पूछा, मैंने कहा यार सर मीटिंग में है तो कोई मसला नहीं, मुझे बता दो कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नहीं नहीं साहब के मेहमान आए हुए हैं। तो वो बीच में ना चाय के लिए वो दरवाज़ा खुला चाय ले जाने के लिए, तो मैंने देखा कि वो साहब जो है वो अपनी सीट पे नहीं है, वो सामने सोफे पे बैठे हैं और सोफे के सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं और गपशप लग रही है। मतलब वो आप यूं कह लें कि यार आज खाना किधर खाएं और घूमने किधर जाएं और सियासत में ये हो रहा है और कश्मीर में ये हो रहा है, मतलब वो एक जैसे एक नॉर्मल ड्राइंग रूम गुफ्तगू होती है। तो मुझे अब
महसूस हुआ कि अब तब तक मैंने एक्सक्यूज मी, तब तक मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि, बल्कि यकीन करें जब मैंने कहा ना कि चले मैं बैठ जाता हूँ, तो पीएन ने मुझे शायद देखा तो मुझे कहा कि आपका तारुफ, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा कि अब मैं इसको लिख के भी दे दूं कार्ड पे आगे, तो मुझे लिटरली ये बात अच्छी नहीं लगती। शायद ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ब्रैग कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैंने जिंदगी में आज तक, मुझे कभी किसी नाके पे रोका जाए, कहीं पर भी रोका, मैंने कभी ये तारुफ करवाया ही नहीं कि मैं मीडिया से हूँ। सो खैर 20-25 मिनट गुजरे तो मैंने कंसर्न एक ऑफिसर हैं, मैंने उनको टेक्स्ट किया कि मैं इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में हूँ, इस जगह पर हूँ, तो मुझे ये वाला फॉर्म जो है थोड़ा सा उसमें असिस्टेंस दरकार है। तो उनका मुझे फटाफट मैसेज आया कि सीट पे कौन डॉक्टर है, सिर्फ नाम बताएं उनका। तो मैंने उनसे पीएन से पूछा, मैंने इनका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने उस डॉक्टर को टेक्स्ट किया और उसने पीएन को बुला के बाहर कहा कि जिशान नामी साहब होंगे बाहर, तो उनको ले आए फटाफट अंदर। तो वो बंदा मुझे क्रॉस करते हुए बाहर गया, इधर लेफ्ट राइट देखा, वो ज़ाहिर है सरकारी हॉस्पिटल है, वो बंदे इधर उधर भाग रहे हैं, सुने वो वापस गए, सर बाहर तो कोई नहीं है। नहीं यार, वो कह रहे हैं बाहर बैठा हुआ। वो फिर आया बाहर जी, उसने फिर पीएन ने मुझसे पूछा आपका क्या नाम है, मैंने कहा जिशान। कहते हैं सर आप आए ना, वो सर बुला रहे हैं आपको अंदर। तो मजबूरन कभी कुछ करना पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा एक फ्लेक्स है कि मैंने जिंदगी में कभी भी गैर ज़रूरी तौर पर नहीं इस चीज़ को इस्तेमाल किया। मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे पसंद ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। सो खैर अब शायद आपको समझ में आया हो, तो अब मैं आपके इंस्टा से मैसेजेस पढ़ता हूँ। वकास आप जो गाना बता रहे हैं वो है नहीं यहाँ पर। महानूर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं वेयर एवर आई हैव वर्कड एंड आई हैव बीन मोस्टली द लोअर रैंक पीपल लाइक office boys and guards are always happy to see me. I don't know but it feels good and feels like a flex as well. It's really good. ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे वो लोग मुतासिर हो जाते हैं जो कि वो जॉब्स कर रहे हैं जो कि टफ हैं थोड़ी, मैं लोअर तो नहीं कहूँगा लेकिन टफ हैं थोड़ी, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, बहुत अच्छा कर रहे हो जिंदगी में। हिरा हुसैन कह रही हैं माई पेशेंस, मुंह तोड़ बात पे भी खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। ये अगर आप कर लेती हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ताकत है। तुबा चौधरी सेइंग माय फ्लेक्स इज आई एम 25 नाउ एंड आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप इन माय लाइफ। अच्छा I'm psychology graduate and I'm emotional strong and always try to approach things logically. This is very good. अच्छा ये जो टॉपिक है ना, इसकी मेन वजह ये है कि हम अपने हैप्पी हार्मोन्स को, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है ना, उनको जरा उजागर करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जैसे मैंने एक बात कही, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोग जो बात कर रहे हैं ये सारी ही बातें अच्छी है ना, तो हम जब अच्छी बातें डिस्कस करते हैं जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम अ डोपामिन, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द रिजल्ट्स। जुमला थोड़ा सा टेक्निकल है और अभी अभी जहन में आया यार, जुमला लिख लो कहीं पे, मैं बता रहा हूं, जुमला लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, पेन पेंसिल या मोबाइल उठाओ, जुमला ये लिख लो। कॉन्फिडेंस डजंट कम्स फ्रॉम अ डोपामिन, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अ सक्सेस, फ्रॉम आउटपुट। बसती बन में एक आस की फांस लिए मन में कोई
just love this song, by the way. बार कहो तुम मेरी हो, बार कहो तुम मेरी। खैर जनाब, कॉल्स की तरफ हम दोबारा जाएंगे। आपके फ्लैक्स मैंने मैसेजेस से तो शामिल कर लिए। कॉल पे अगर कोई आके हमें बताना चाहता है तो आइए, बताइए, हम आपका अप्रिशिएट करें, आपसे गपशप करें। और देन उसके बाद जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा 1:30 के बाद, मैं आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली खास तौर पे, जज्बाती तौर पे आप किस तरह मजबूत बन सकते हैं, वो उसके ऊपर हम जरा बात करेंगे। और लेट्स सी हाउ इट गोज। 051-111-00001 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। आज मैं एक साहब से मिला और थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको, और उम्र में बहुत बड़े थे, और somehow उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और he said कि he want to meet me and he want to have some sort of session. So खैर हम एक जगह पर बैठे, आवाज से इतनी उम्र के लग नहीं रहे थे, लेकिन जब आए तो बाकायदा बारिश बुजुर्ग थे, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई, बिकॉज जाहिर है मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसा करें, आप इस टाइम आ जाएं, लेट ना होइएगा, यू नो, एक जनरल प्रैक्टिस जो हमारी है। लेकिन जब वो आए तो बारिश थे, मतलब सफ़ेद दाढ़ी, उनकी टोपी पहनी हुई, तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी से हुई कि यार ये, मैंने फिर उनको कहा सर सॉरी, वो एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर लोग टाइम नहीं, उनके नहीं, मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा है कि आपने टाइम का ख्याल रखा। और मैं ज़्यादा शुक्र अदा मैंने ये किया कि मैं टाइम से खुद पहले पहुँच गया था, उनको मेरी वजह से वेट नहीं करना पड़ा। उन्होंने मसला सामने रखा, और उसी के बाद मेरा ये सारा, मैंने ये प्रोग्राम जो है आपके लिए डिज़ाइन करने का सोचा, और मुझे अब बड़ी शिद्दत से इसका एहसास हो रहा है कि इसका वक्त बहुत कम है, 2 घंटे तो बहुत कम है इसके लिए। सोबार कैफ, उन्होंने कहा कि एक पछतावा है मेरी लाइफ का, एक रिग्रेट है मेरी लाइफ का, जो कि जा नहीं रहा। और मैंने आपको कहीं सुना, पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं आपसे ये बात डिस्कस करूं। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए कोशिश की, आपका नंबर लिया कहीं से, आपसे रब्ता हुआ, और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो मैंने कहा नहीं अंकल, शुक्रिया के बाद नहीं, आप हुक्म कीजिए, क्या मसला है। मुझे लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे खुद शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अब कैसे इनको कहूँ कि आप बताएं क्या मसला है, कि मतलब वो आदमी मेरे से ट्रिपल ऑफ एज है। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल वो एक लिसनर मोड में डाल दिया, मतलब मैंने अपने आप को कहा कि मैं अब इनको सिर्फ सुनूंगा। यकीन जानिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अहद कर लिया कि मैं इनको क्या समझा सकता हूँ, माशाल्लाह खुद समझदार आदमी होंगे, मैं सिर्फ सुनूंगा इनको कि जो भी इनकी प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने बात शुरू की तो मुझे 2 चीज़ों का पता चला कि 10 साल क्या 20 साल भी गुजर जाए किसी वाक़े को, अगर वो आपके अंदर पैवस्त हो गया, वो वही वैक्यूम वाली बात है कि अगर वो वैक्यूम है वहाँ पे, वो खला है वहाँ पे, तो वो ज़ख्म वहाँ पे नासूर बन जाता। और सेकंड ये कि
इंसान जहां पर स्टक हो, जिस साने पे वो स्टक होता है, उसकी उम्र वहीं पे कैद हो जाती है। क्योंकि जो बात उन्होंने मुझसे कही वो उनकी उम्र के लिहाज से बहुत छोटी है। मतलब वो बिल्कुल एक ऐसी चीज थी जैसे कोई बच्चा किसी बड़े से कुछ पूछ रहा हो। सो खैर, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक रिग्रेट है, वो ये है कि आज से कोई 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ने हमें एक औलाद दी, और उस औलाद को मसला ये था कि उसका कोई लंग डिजीज थी, उसके फेफड़ों का मसला था, लंग्स में मसला था। वो कहते हैं मैं और मेरी वाइफ बहुत भाग दौड़ की हमने, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरा हॉस्पिटल, पैसे थे नहीं, सरकारी हॉस्पिटल जाते थे, दौर एडवांस नहीं था। मतलब आप आज के दौर में, मैं आपको हालात अभी हॉस्पिटल के बता रहा था, तो 35-40 साल पहले चले जाएं तो क्या हालात होंगे। उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं घर आया, बहुत थका हुआ था, मैं और मेरी वाइफ घर आए बच्चे को लेकर, हमने उसको दवाई दी, मैंने यूं कंबल लिया सर पे और ये कहा कि या अल्लाह, या इस बच्चे को ठीक कर दे या इसको अपने पास वापस बुला ले, मेरी आजमाइश खत्म कर। कहते हैं 1 घंटे के बाद मेरी वाइफ ने आके मुझे शानों से हिलाया कि उठे। कहते मैं उठा तो उसने कहा कि बच्चे का नाम लिया कि हिल नहीं रहा। कहते हैं जब मैंने उसको हिलाया देखा तो उसकी डेथ हो गई थी विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वक्त कबूली था, मेरे मुंह से कुछ निकल आया, तो ये गिल्ट है मेरे अंदर, ये एक नासूर बन चुका है मेरे अंदर, ये मुझे अंदर ही अंदर से खत्म कर रहा है, और मैं इस नासूर के साथ, इस जख्म के साथ 35 साल 40 साल से जिंदगी गुजार रहा हूं। तो आपकी इसके बारे में राय क्या है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अभी जैसे वो सिस्टर भी आई थी ना जो कह रही थी मैंने अपने बच्चे को चपेट मारी। अब यहां पे अगर मैं लॉजिकली अगर आप बात शुरू करेंगे ना, जिंदगी में हमेशा हर चीज लॉजिकली नहीं देखी जाती, समझ रहे हरी बात। अब मैं लॉजिकली अगर उनको कहूं यार आपको तो नहीं मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको 3 माह का बच्चा था, तो वो बेचारी और एक वैसे ही एहसास नदामत में है, एहसास जुर्म में है, उसको ये बता के बिल्कुल ही जमीन के अंदर घुसा दें आप उसको। तो कभी भी ये ना कहें कि हाँ सर वक्त कबूली हो सकता है, बाप की तो दुआ और बदुआ भी कबूल होती है, लगता है आप ही की दुआ कबूल होगी। मतलब वो बेचारा जो अगर उसकी कोई 4-5% चांस है तो वो भी खत्म हो जाए। मैंने कहा सर देखें बात बड़ी सिंपल है, अगर वालिदैन के कहने या ना कहने से कोई जाता, वालिदैन कहते कि भाई ये चला जाए और वालिदैन कहते ये ना जाए, अगर इससे ही फैसले अल्लाह ने करने होते तो फिर इस दुनिया में बच्चे कभी फौत ही ना होते, बच्चे कभी फौत ना होते। मतलब कौन वालिदैन कहता कि मेरे बच्चे जो है वो चले जाए? वालिदैन कहते रहते मेरे बच्चे इस दुनिया से ना जाएं, बच्चे जिंदगी में कभी ना जाते। तो ये याद रखिएगा कि आपके कहने से ना वो गया है, ना आपके कहने से उसने रुकना था। उसका एक वक्त मुकर्रर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जितना भी लिखा था, 6 माह 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल 20 साल 18 20 30, हम जितनी भी उम्र लेकर आए हैं, उसका जो एक डेजिग्नेटेड टाइम अल्लाह ने लिखा था वो पूरा हुआ, उसके बाद वो रुखसत हुआ। एक चीज यार, हमेशा खास तौर पे जब आपसे कोई दूर हो जाए, उसके बिछड़ने का रंज, उसके बिछड़ने का दुख अपनी जगह, वो तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप एक जानवर भी पाल लें तो आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो उसके बिछड़ने का कि दोबारा उससे कभी बात नहीं होगी, आप उसको देख नहीं सकोगे, ये दुख अपनी जगह पर। लेकिन जब आपका मामला अल्लाह के साथ आएगा ना, ये मामला है आपका इंसानी सतह पे, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। खास तौर पे वो लोग, मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ा तेज जाकर जो चीजें हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूं, उनमें से भी कुछ चीजें छोड़ूंगा, लेकिन जो मेन है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। वो तमाम तर लोग जिसने अपना प्यारा खोया है कभी, या खुदा ना करे, लेकिन बात फिर वही है कि कहने ना कहने से तो ना किसी ने रुकना है ना जाना है, तो या कभी खोएंगे जिंदगी में। तो ये चीज याद रखिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक तो इंसानी सतह के मामला आता है ना, कि जाहिर है कोई चला गया इस दुनिया से, बाप चला गया, माँ चली गई, बेटा चला गया, भाई चला गया, शौहर चला गया, बीवी चली गई, ये एक इंसानी सतह पे हमारे उनके साथ एक ताल्लुक था, वो चले गए, अब हमें वो याद आते हैं, हम देख नहीं सकेंगे उनको, उनसे बात नहीं कर सकेंगे। ये एक इंसानी सतह पे इंसान कमजोर है, हम रोएंगे भी, रोते भी हैं, दुख भी करते हैं। इंसानी सतह की हद तक तो ये ठीक है।
जब खुदा के साथ हम सामने आएंगे ना, खुदा के साथ जब हमारा मामला अब आना है, तो वहां पे हम कतअन ये नहीं कह सकते अल्लाह आपने क्यों किया, या आपने जल्दी किया, या आपने लेट किया। वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर किसी किस्म का कोई सवाल है ही नहीं। वो खुदा है इसलिए कि उस पर कोई सवाल कर ही नहीं सकता। अगर उसके साथ कोई सवाल कर ले तो फिर वो खुदा कैसे हुआ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, आपको शायद समझने में आसानी हो। आप समझ लें कि आप एक घर में बैठी हैं, खातून हैं, और एक औरत आई आपके पास। उसने कहा कि बहन ये मेरे कड़े हैं, ये तुम रख लो, मैं कुछ अरसे के लिए जा रही हूं, तो मैं वापस आऊंगी तो तुमसे ले लूंगी। आपने वो कड़े लिए, पहन लिए हाथों में, आपको अच्छे भी लगे। आप घर से बाहर निकली, लोगों ने तारीफ की कि वाह वाह क्या खूबसूरत कड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप खुश भी हुई, शादियों पे गई, हर जगह गई, लोगों ने देखा, महसूस किया, आपकी तारीफ भी की, कड़ों की भी तारीफ की। अब 2, 4, 5 महीनों बाद वो औरत वापस आई और उसने कहा कि यार ये कड़े मुझे, मेरी अमानत थे, वापस कर दो। अब आप अमानत लौटाते हुए अगर रोना शुरू कर दें, या आप ये कहना शुरू कर देंगे तो तुम मेरे से जल्दी वापस ले रही हो, या तुम क्यों ले रही हो मेरे से वापस, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इंसान जो भेजा गया है ना, अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चे आपके पास अमानत है, बच्चे हैं तो वालिदैन आपके पास अमानत है, भाई है तो बहन अमानत है, बाकी भाई अमानत है। तो वो खुदा जब आपसे अमानत वापस ले रहा है तो फिर उस टाइम आपने मुंह नहीं बनाना है। एक इंसान के साथ आप ऐसे करें तो उसको कैसा लगेगा, तो फिर अल्लाह के साथ जब आप ऐसा कर रहे होगे तो फिर अल्लाह के हाँ इसकी क्या हुकत होगी। समझ रहे हो आप। सो अब गुफ्तगू आती है उस साइड पे, बिकॉज टाइम बिल्कुल इख्तितामी जगह पर पहुंच रहा है। 1:27 हो गए, तकरीबन 20-22 मिनट और है हमारे पास। करें क्या। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको 2 चीजें बताई थी। एक, नमाज नहीं छोड़ना, दूसरा उसे नहीं छोड़ना जिसने नमाज नहीं छोड़ी। और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। आप हुसैन पढ़ लें, आप अपने बच्चों को हुसैन सिखा दें, हुसैन आपके बच्चों को सब सिखा देंगे। आप सिर्फ अपने बच्चों को हुसैन अलैहिस्सलाम सिखा दें। हुसैन अलैहिस्सलाम सिखाने से यहां पर कतअन मेरी मुराद नहीं है कि आप उनको न्याज़ें लगाना सिखा दें, या सबीले लगाना सिखा दें, या मजालिस और जुलूस सिखा दें। देखिए ये जातियात है हर शख्स की, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, ठीक है। जो सही मानते हैं इनको सर आंखों पे, जो सही नहीं मानते वो उनका हिसाब है, ठीक है। इस वक्त हम ये डिस्कस इधर करने नहीं बैठे कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है। जो सही मानते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल मंजूर फरमाए, जो सही नहीं मानते, जो चीजें उनके यहाँ कबूल मंजूर है अल्लाह ताला उनको वो करने की तौफीक अता फरमाए। तो जातियात है ना हर बंदे की। हुसैन पहुंचाने से यहां पर मेरी मुराद ये कि आप हुसैन की फिक्र, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र है, वो फिक्र आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं। फिक्र क्या भाई, वो क्या जुर्रत है, वो क्या मकाम है जहां पर एक शख्स 9 लाख के सामने खड़ा होकर कह रहा है नहीं मानूंगा ये बात, नाहक बात जो तुम मुझसे मनवाना चाहते हो। और बात सिर्फ यहां पे रुकती नहीं है। अब जो बात मैं आपके सामने करने लगा हूं, खुदा करे वो उसी तरह आप तक पहुंचे जिस तरह से मेरे ज़हन और मेरे दिल पे वारिद हुई है कि आप हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, उनको सिखाएं। हुसैन अलैहिस्सलाम आपके बच्चों को सब सिखा देंगे। और ये नहीं कि हुसैन सिखाएंगे, आपके बच्चों की उम्र के मुताबिक हुसैन ने टीचर भी रखे हैं अपने पास। एक HOD होते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर नीचे टीचर्स होते हैं। मैं नहीं जानता रात के साखरी पहर, अब ये जो अगला जुमला है वो आपकी आंख का कितना वजू करवा सकता है। जुमला आप तक पहुंच जाए, आपके हाथ फजा में बुलंद हो जाए, मुंह से हाय निकल आए, खुदा ताला आपकी इस हाय को बरोज़े महशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में बतौर गवाही पेश करे। अल्लाह ताला इन हाथों को सदा बुलंद रखे। इन बुलंद हाथों से दुआ कीजिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो
दरसगाह है करबला, इसमें हर उम्र का स्टूडेंट, हर उम्र के शागिर्द के लिए हर उम्र का उस्ताद मौजूद है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ना करे कि इस जुमले का लुत्फ सिर्फ मैं ले रहा हूं, खुदा ना करे कि ये जुमला सिर्फ मैं समझ रहा हूं। मैं जुमला फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं इस जुमले को। करबला एक ऐसी दरसगाह है जिसमें शागिर्द की उम्र कितनी ही क्यों ना हो, आपको उसी उम्र का उस्ताद भी मिल जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया आपके सामने कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों तक पहुंचा दें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके बच्चों को सब सिखा देंगे। अगर आपका बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को कहेंगे, जाओ अली असगर, जाओ इसकी मदद करो, जाओ इसको समझाओ, जाओ इसको बताओ कि किस तरह से 3 दिन का प्यासा होने के बावजूद भी वो तीर जब गले पर लगे, जिस तीर से हाथी मारा जाता है, तो रोते नहीं मुस्कुराया करते हैं। जुल्म ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, शहादत तो मिरास है उनकी ना, मौत की जुर्रत है कि इस खानदान पे आन पहुंचे, तो मिरास है उनकी। लेकिन जुल्म ये है कि उस बच्चे को तीर मारा जाए जिसको ये भी नहीं पता कि तीर खा के रोते हैं या हंसते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा और बड़ी उम्र में आ जाता है, 4, 4.5, 5 साल की उम्र में, फिर इस करबला की दरसगाह में, करबला की यूनिवर्सिटी में एक मुअल्लिमा है, आकाज़ादी जनाब सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सलामुल्लाह अलैहा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, सकीना जाओ बेटा, बताओ किस तरह से आंखों के सामने बाप का तन जो है, सर को तन से जुदा कर दिया जाए, पसंदीदा और दिल के करीब तरीन चचा के बाजू काट के उनके सर पे बुर्ज मारा जाए, किस तरह से अपने सबसे छोटे भाई के गले पे तीर लगता हुआ देख के 3 दिन के प्यासे भूखे होने के बावजूद किस तरह से ये कहा जाता है कि सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अगर आपकी औलाद इससे भी ऊपर है, इस स्टेज से भी थोड़ा ऊपर चली गई है, तो फिर इस दरसगाह में एक मुअल्लिम मौजूद है जिसको कासिम कहते हैं, जिसकी उम्र महज 11 साल है। कुछ रवायात में 13 साल है और कुछ में 11 साल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, जाओ जाओ मेरे वक्त के हसन, बताओ इनको किस तरह से हर जुल्मो सितम सहते हुए भी खुदा पर यकीन रखा जाता है। अगर आप इससे भी ऊपर है आपकी औलाद, या आपकी उम्र भी 18 साल के हैं आप, तो फिर इस करबला की यूनिवर्सिटी में, खुदा करे मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा हूं आप इस तरह से इसको परसीव करें। आज मैं करबला को बतौर कोई मैदान जंग, कोई मार्का या महाज के तौर पे नहीं, एक यूनिवर्सिटी के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूं। आपने अक्सर सुना होगा ना, और बाखुदा मैं आपको बताऊं कि ये 1:30 से पहले तक ये खाका मेरे जहन में भी नहीं था। खुदा की कसम, खाका जहन में उतारने वाले जाने और आप जाने, मेरे जहन में नहीं था। ऐसा नहीं मैं तैयारी करके आया हूं सोच के, मैंने गुफ्तगू शुरू की है, खाका मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बतौर यूनिवर्सिटी आज हम इसको देख रहे हैं, बतौर यूनिवर्सिटी। हम अक्सर ये बात कहते हैं ना, एक दरसगाह है, दरसगाह। भाई कैसे दरसगाह है? ऐसे दरसगाह है। अगर आप 18 साल के हैं तो फिर इस दरसगाह में, इस यूनिवर्सिटी में एक टीचर मौजूद है जिसका नाम है अली अकबर, जिसको 18 साल
बुरकों में रखा गया। चले, ये तो आपने बहुत सुना होगा ये जुमला ना, ये तो हर जिक्र करने वाला ये जुमला आपके सामने बतौर मसाइब रखता है। मैं आपको इससे अगली बात बताता हूं, वो बात बताता हूं कि ये रवायत पढ़ते हुए बाखुदा मुझे नहीं पता, खैर मैं मजीद ज्यादा इन चीजों पे बात इसलिए भी नहीं करता अपने हवाले से कि रियाकारी में मामलात ना आ जाएं, लेकिन बाखुदा मैं नहीं जानता कि ये जुमला, ये रवायत पढ़ने के बाद कितनी देर तक मेरी आंख वजू करती रही। जब जनाब अली अकबर को मैदान में भेजा गया, एक बार भेजा, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अली अकबर रुको मुझे देखने दो। फिर भेजा, फिर कहा अली अकबर रुक मुझे देखने दे। फिर भेजा, कहा अली अकबर रुक मुझे देखने दो। तो एक मकाम पर जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा आप बार बार क्यों रोक रहे हैं, मुझे जाने दें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अकबर अगर तेरा कोई अली अकबर जैसा बेटा होता, अगर तेरा कोई अली अकबर जैसा बेटा होता तो तुझे समझ आती। बेटा मैदान में चला गया, दूसरी फौज ने बर्छी कलेजे में उतारी। हर शहीद के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठ कर गए हैं, मुर्तजिस पे बैठ के गए हैं। शहीद उतरता था, आवाज लगाता था हाल में यंसुरना, है कोई जो मदद करे, या हुसैन। हुसैन भाग के जाते थे उसकी तरफ। उसका जस्ते खाकी है तो जस्ते खाकी, अगर जिंदा है, सांसें हैं तो खैमे में लेकर आते थे। वाहिद जस्ते खाकी है जनाब अली अकबर का कि जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर नहीं गए क्योंकि घोड़ा मिल ही नहीं रहा था। नौ लाख फौज सामने मौजूद है, 63 साल उम्र है, बाप 18 साल के बेटे की लाश के ऊपर जा रहा है, लाश मिल नहीं रही। 9 लाख बदमाश मौजूद हैं, कभी शोर करके कहते हो ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है। वहां पहुंचते तो कहते हैं यहां तो कोई नहीं, वो सामने पड़ी है, सामने। वहां जाते हो कहते ये तो कोई नहीं, वो सामने पड़ी है, सामने पड़ी है, सामने पड़ी है। जनाब ज़ैनब ने मंजर देखा। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है, शायर की कलम उठी, शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि जनाब सैयदा ज़ैनब ने सदा लगाई कि भावें औखा लथे आए दे आवाज प्यूनू, भावें औखा लथे आए दे आवाज प्यूनू, रुल गई विच मैदान दे विच ज़हरा जाया। बारकैफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर के पास आए, कहा अली अकबर मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और आखिरी इम्तिहान है, जहां बाजू रखने हैं रख ले, जहां जानू रखने हैं रख ले। मैं खंजर खींचूं, मैं बर्छी खींचूं, तेरी आह ना निकले, तेरा जिस्म ना हिले। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि खुदा ने क्या दे बड़ी चीज प्यारी, नबी कहने लगे मौला हुक्म हो बेचारी। खुदा ने क्या अच्छा, ए इस्माइल ए कटारी, कलेजे पे हाथ जुबान बंद की थी, कलेजे पे हाथ जुबान बंद की थी, मोहब्बत दे जिगर दे फर्जंद की थी, पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, रखी छुरी गर्दन ते मुड़ हाथ उठाया, पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, रखी छुरी गर्दन ते मुड़ हाथ उठाया, जबत ना रहा पल्ला अखी ते पाया, उथे हुसैन दी रूह पुकारी खुदाया, ए मेरा हिस्सा सी, ए मेरा हिस्सा सी, ए मैं ही निभेंदा, अखी वेक हिक नहीं हिक नहीं हिक नहीं 72 दे आंदा।
शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है जनाब अली अकबर को बर्छी लगी। उस मंजर को शायर कलम बंद करता है, कहता है कि ओ मां प्यो थी बर्बाद वेंदा है, जिदा मर पवे पुत्र जवान है। मलकल मौत ने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि 6 माह का है, मैं लेके जा रहा हूं, ये साल का है, 2 साल का है, 44 साल का है, 20 साल का है, 18, बस अल्लाह का हुक्म हो गया, उसने लेके जाना है। उसने नहीं पूछना कि जवान हो, क्या प्लान है, अभी प्लॉट की किस्तें रहती हैं नहीं रहती, बच्चों को कौन देखेगा कौन, अल्लाह का हुक्म हो गया है, इजराइल ले आओ इसको मेरे पास, बस। उसने नहीं देखना कि क्या उम्र है क्या उम्र नहीं है, हुक्म खुदा आ गया है। पर शायर इस मंजर को कलम बंद करता है कि ओ मां प्यो थी बर्बाद वेंदा है, जिदा मर पवे पुत्र जवान। ओ मां प्यो थी बर्बाद वेंदा है, जिदा मर पवे पुत्र जवान, जिदी मौत उते खर्च होवे ओदी शादी दा सामान। फल कढण लगा बरछी दा, हुसैन कढण लगा फल बरछी दा, हुई कुल मुरसल हैरान है। अली अकबर जैसा बेटा सीने से बर्छी निकालने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानून के सीने पे रखे। शायर तखय्युल की दुनिया में कहता है कि हुसैन कढण लगा फल बर्छी दा, हुई कुल मुरसल हैरान है। शाह छिकण लगा फल बर्छीदा, हुई कुल मुरसल हैरान है। वदा मलकल मौत हुसैन नु आखे, होए तेरा अकबर दा अरमान है। शाह छिकण लगा फल बर्छीदा, हुई कुल मुरसल हैरान है। वदा मलकल मौत हुसैन नु आखे, तेरे अकबर दा अरमान है, तेरे अकबर दा अरमान है, तेरे अकबर दा अरमान है। फिर अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र जवानी से लड़कपन से उस मैच्योरिटी की तरफ है, तो यहां पर एक उस्ताद मौजूद है, वो तो भाई उसके नाम पे रूह धमाल डालती है। क्या करें, नहीं है बस में। 33 साल उसकी उम्र है। उस्ताद का नाम है हजरत अब्बास अलमदार, जिसकी जुर्रत इतनी है कि 9 दिन सिर्फ अपनी नजर से रोके। मैं जुमला कह जाता हूं, आप जुमला सुन जाते हैं ना। मेरा जुमला कहने में कोई इम्तिहान है ना, आपका जुमला सुनने में कोई इम्तिहान है। कोई जोड़ नहीं है जनाबे ज़ैनब का और शाम के बाजार का। हाय 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 हाय। हाथ बुलंद हो, हाय निकले तो बुलंद हाथों से दुआ कीजिएगा। दाद नहीं चाहिए, दाद जहां से चाहिए वहां से मलाइका लेकर आ रहे हैं। कोई जोड़ नहीं है जनाबे ज़ैनब का और शाम के बाजार का, जो 9 दिन 9 लाख को सिर्फ नजर से रोके रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको भेजेंगे, जाओ अब्बास, सिखाओ इनको, बताओ इनको कि ताकत होने के बावजूद तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं ना। तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं, तो हमें इतनी अच्छोवाई है कि हमने कर लेना है कुछ जिंदगी में, कुछ बदला ले लेना है, कुछ उछाड़ पछाड़ देना है। अब जुमले के खरीदार कहां है? जुमला आपके सामने रखा हूं। खुदा ही जाने पंजे में कितनी ताकत है, अली की उंगलियां पकड़ कर चलता था अब्बास। जाओ बताओ इनको कि किस तरह से अतात की जाती है, किस तरह से सब्र किया जाता है। फिर अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, बीमार है,
तो इस दरसगाह में, इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा उस्ताद भी है जो बीमार था और हालते बीमारी में जिसको तौक पहनाया गया, जिसको जंजीर पहनाए गए। तौक का वजन इतना था, एक बीमार आदमी की वैसी क्या कैफियत होती है। और फिर वो बीमार आदमी, एक लम्हे के लिए जहन में तस्वुर कीजिए ना, वो बीमार आदमी जिसके सामने उसके बाबा, उसके चचा, उसके भाई, नन्हे भाई, बाबा के दोस्त, सबको शहीद किया गया और फिर उसको जंजीर पहनाए गए हो। जिंदगी में दोस्त बड़े जरूरी हैं। कोशिश कीजिए कि दोस्त, खैर उस मकाम पे कौन जा सके, लेकिन शायर तखय्युल की दुनिया में बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। शायर कहता है कि बेखतर जिसे मक्तल में बुलाया जाए, हाय 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 हाय, सदके जाऊं हुसैन के दोस्त के, बेखतर जिसे मक्तल में बुलाया जाए, एक दोस्त अता कर हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा। आपने पढ़ा ही होगा कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर। और मोहब्बत और वफा ये थी, दोस्ती ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, सुबह शाम में करबला पहुंच गए और जानते हुए कि सामने 9 लाख है, यहां 72 है, यकीनी है शहादत, पहुंच गए। ये नहीं कहा हुसैन क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए इरादा मुअत्तल कर दो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमदर्द वो नहीं होता जो आपको लॉजिक सिखाए आपके मुश्किल वक्त में, हमदर्द वो होता है जो साथ खड़ा हो जाए। सुबह खत लिखा, शाम को हबीब इब्ने मज़ाहिर सामने थे, हुसैन लब्बैक मैं हाजिर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुन चुन के इस मकतब में, इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स इकट्ठे किए हैं। यही वजह है। एक मकाम पर शब आशूर, शब आशूर से मुराद 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब, जब ये यकीनी हो गया, क्योंकि 9वीं मुहर्रम से पहले पहले तक जो हुर है उसके भी यहाँ ना आने की एक वजह यही थी कि उसको भी यही बताया जा रहा था और उस फौज को भी यही बताया जा रहा था कि इनको मैक्सिमम कैद करना है और लेकर जाना है, इनको शहीद नहीं करना। प्रेशर डालना है इन पे, प्रेशर डाल के या बैत ले लो, डरा धमका के प्रेशर डलवा के या बैत ले लो, या फिर कैद करके इनको शहीद नहीं करना। 9वीं मुहर्रम की दोपहर में ये फैसला लिया गया कि नहीं, इनको शहीद करना है, यहाँ पे इनको खत्म करना है, यहाँ पे खत्म ज़ाहिरी तौर पे, वरना हुसैन की रोशनी कौन खत्म कर सकता है? सूरज को कौन कह सकता है कि सूरज के होते हुए अंधेरा है? बार कैफ 9वीं मुहर्रम ये फैसला हो चुका कि अब सुबह 10वीं मुहर्रम को वो हमला किया जाएगा कि जिसमें इनको शहीद किया जाएगा। अब किसी खैमे में से कुरान पढ़ने के बाद आप इमेजिन करें ना, रात का ये आखिरी पहर है, 2 बज रहे हैं, किसी खैमे से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, किसी खैमे से नवाफिल पढ़े जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई, जानती हैं ज़ैनब, हम तक बातें पहुंचाती हैं, जानती हैं सब। क्या मकाम होगा जनाब ज़ैनब का? इमाम हुसैन जानते थे कि इसको अली बनने में टाइम नहीं लगेगा। अल्लाहु अकबर, बाखुदा ये जुमला कोई और कहता मैं सामने बैठ के सुनता, मैं आपको बताता कि जुमला सुना कैसे जाता है, जुमले की कीमत क्या अदा की जाती है। हुसैन जानते थे कि ज़ैनब को अली बनते वक्त थोड़ी लगेगा। बार कैफ जनाब ज़ैनब ने पूछा कि हुसैन, ये आपके जो असहाब हैं ये कल आपके साथ खड़े होंगे? कहा ज़ैनब, मैंने एक 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 को चुना है। यही वजह है कि एक मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे अपनी बैत उठाई। मैं पढ़ रहा हूं, खुदा करे आप वहां तक पहुंच सके, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बैत उठा ली। बैत उठाने से मुराद ये कहा कि बस तुम्हारा इम्तिहान खत्म, और बाखुदा मैं रोज़े महशर तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं।
जाओ, तुमने हक अदा कर दिया, क्योंकि ये खून सिर्फ मेरा चाहते हैं। तुम आजाद हो, जाना चाहो चले जाओ, मैं किसी से नाराज भी नहीं हूं। और यार कितना बुज़दिल था यजीद, न जाने कितने ममालिक के लोगों को खतूत लिख लिख कर इकट्ठा कर रहा था, बुला रहा था, लाखों की फौज खड़ी कर रहा था। और कितना बहादुर था हुसैन, शबे आशूर चिराग बुझा के कह रहा था जो जाना चाहता है जाए, मैं तेरी जन्नत का भी जामिन हूं। और क्या मुकाबला हुसैन का यजीद के साथ। ये दरसगाह है, ये यूनिवर्सिटी है, कोशिश करें इसमें एडमिशन ले लें। और एक राज की बात बताऊं, शागिर्द जितना भी नालायक क्यों ना हो, स्टूडेंट जितना भी नालायक क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी अच्छी हो तो पास हो ही जाता है, कुछ ना कुछ सीख ही जाता है, बल्कि चले इससे भी एक कदम आगे बढ़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज इतनी वेल रिप्यूटेड होती हैं, इतनी मशहूर होती हैं, उनका नाम इतना अच्छा होता है कि अगर आप कहीं जॉब लेने जाएं, वो आपकी फाइल खोलें और सामने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, आपने उससे पढ़ा है, तो आधी सिलेक्शन तो आपकी उस बेस के ऊपर ही हो जाती है। खुदा कल तेरा नामा अमाल खोले, नामा अमाल के ऊपर एक सर्टिफिकेट हो, यूनिवर्सिटी ऑफ करबला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, स्टैंप लगी हो। कोशिश करें इस यूनिवर्सिटी में शामिल हो जाएं, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। खुदा करे जो खाका करबला का बतौर यूनिवर्सिटी आज मैंने पेश किया है, आप तक पहुंचाओ। हुसैन को जवान लिखूं तो नाज करती फिरे जवानी, हुसैन को अगर हसीन लिखूं तो हुस्न पर होगी मेहरबानी। फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन, मौला हुसैन दी, फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन, सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अदशा ताई सरदारी हुसैन दी। ताई ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन दी, ताई ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन, दादा दादी दा मारे दादी, ताई ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन दी। आदमी सा मूसा यूसुफ एक कतार बनो, एक कतार सदके बनो, only if you know it। ईसा मूसा यूसुफ एक कतार बनो, एक कतार बनो, लगन मार सारे वखरे हो के एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप एलिजिबल क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत करीम की है, इस यूनिवर्सिटी में नालायक से नालायक तरीन स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है। बस शर्त एक है कि दिल और दिमाग में शक ना आए। भाई वाह भाई वाह भाई वाह।
असी सारे वखरे हो गए वखरे हो गए नबिया दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी नबिया दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी पढ़ो दरूद ते वेखो सूरत वारो वारी हुसैन दी पढ़ो दरूद ते वेखो सूरत वारो वारी हुसैन दी इस जहान तो आजादी कभी हो नहीं सकती खत्म हो नहीं सकती खत्म इस जहान तो आजादी कभी हो नहीं सकती खत्म हो नहीं सकती खत्म हो सुलझना दे अगे अगे रहंदा ही मौला गाजी दा सदके मौला गाजी दा जलम कसदा गाजी हो कसदा गाजी देख लो ए सवारी हुसैन दी कसदा गाजी देख लो ए सवारी हुसैन दी जिंदा रहना जते मैं वांगू करो वफादारी हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी जाके ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर भी मैसेज अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन, छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन। वो दामन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ना छोड़िए उनका दामन, क्योंकि वो दुनिया और आखिरत में आपके जामिन है। अगर आप परफेक्ट है तो ठीक है, फिर चलने दें जैसे आप चल रहे हैं, क्योंकि आप तो परफेक्ट है ना। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है, इंसान है, तो फिर ना छोड़ फरीद यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़िए उन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो घुटनों के बल बैठ गए एक बच्चे से ताज़ियत करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा दुखी था क्योंकि उसकी चिड़िया मर गई थी। ये थे आपके और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए उस अली से जो किसी यतीम के साथ बैठ गया तो उठा तब तक नहीं जब तक वो मुस्कुरा नहीं दिया। अल्लाह हक हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साड़ी भी खैर। जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ीशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफिज। पुकी ज़हरा है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। शाबाश कलंदर दमादम